ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ये हेनरी के नियम तथा हेनरी के नियम की सीमाएं तथा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को लेकर के आ रहा हूँ। हेनरी स्थिरांक की विलेयता सॉल्युबिलिटी तथा तापमान टेम्परेचर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसको लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम मैंने आपको बताया था कि गैस की जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है। गैस की जो विलेयता है वो किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। इसको सरल रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता साम्यावस्था में उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। बिल्कुल एकदम सरल डेफिनेशन है। स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता उस गैस पर साम्यावस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात गैस की विलेयता का मतलब मात्रा m मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर यानी दाब के समानुपाती होगा। तो m समानुपाती क्या हो जाएगा? p। यहाँ अथवा करके लिखेंगे तो m बराबर kp, समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ k जो है वो क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ k क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ k समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। समानुपातिक स्थिरांक का मतलब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। m क्या है? गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की विलेयता सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसको हम गैस की विलेयता को गैस की मात्रा से भी व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ P क्या है? साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। साम्यावस्था में गैस पर लगाया गया दाब। ठीक है, ये यहाँ पर हेनरी के नियम की परिभाषा हो गई। अब हेनरी के नियम को और विस्तार से हेनरी वैज्ञानिक ने बताया है। ठीक है, HENRY हेनरीज लॉ डिफाइन ये करता है कि भिन्न भिन्न गैसें अगर किसी द्रव विलायक में घुली हों। हेनरी के नियम को आगे हेनरी वैज्ञानिक ने क्या बताया है कि भिन्न भिन्न गैसें अगर किसी द्रव विलायक में घुली हों भिन्न भिन्न मात्रा में, तो उस कंडीशन में हेनरी का नियम क्या दिया गया? किसी द्रव विलायक में भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न मात्रा में घुली हों तो ऐसी स्थिति में हेनरी वैज्ञानिक ने क्या इसको परिभाषित किया? एक और परिभाषा क्या है? वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज। वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज। वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब द्रव विलयन में घुली हुई विलेय गैस की मोल भिन्न, द्रव विलयन में घुली हुई विलेय गैस की मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन के समानुपाती होती है। द्रव विलयन में घुली हुई विलेय गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। ये परिभाषा हेनरी नियम की एक और दी गई है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज P is directly proportional to the mole fraction of
सॉल्यूट गैस डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अर्थात इसको हम कैसे कह सकते हैं, P समानुपाती X, यानी जो P है पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है किसी गैस का वाष्पावस्था में, वो उसकी मोल भिन्न के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अर्थात P बराबर KHX। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ X क्या है, विलेय गैस की मोल भिन्न, ये जो गैस घोली गई है उस गैस की मोल भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हेनरी का नियम ऐसे भी परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को आप बोर्ड में लिख सकते हैं। ओके, एकदम सरल परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कि हेनरी स्थिरांक जो है, हेनरी स्थिरांक की निर्भरता, हेनरी स्थिरांक KH की निर्भरता। ठीक है, यानी हेनरी स्थिरांक की जो निर्भरता है वो किस किस पर होती है, हेनरी स्थिरांक KH की निर्भरता, हेनरी स्थिरांक KH की निर्भरता देखेंगे, डिपेंडेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, डिपेंडेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। सबसे पहली है विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि किसी गैस की जितनी ज़्यादा मात्रा द्रव विलयन में घुली होगी, ठीक है, तो मात्रा ज़्यादा घुली होगी तो उसके मोल ज़्यादा होंगे, और मोल ज़्यादा होंगे तो उसकी विलेयता ज़्यादा होगी। ओके, तो विलेयता ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम यहाँ हेनरी स्थिरांक KH निकाल सके समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से हम देखेंगे कि KH बराबर क्या होगा, P/X गैस। मैंने आपको बताया कि मात्रा ज़्यादा होगी तो मोल ज़्यादा होंगी, और मोल ज़्यादा होंगी तो मोल भिन्न ज़्यादा होंगी। ओके, तो मोल भिन्न जब ज़्यादा होगी तो विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो विलेयता ज़्यादा होगी तो हेनरी स्थिरांक क्या होगा, कम होगा, हेनरी स्थिरांक क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखें, मोल भिन्न के हेनरी स्थिरांक क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और मोल भिन्न, मोल, विलेयता ये सब एक समान होते हैं। जितनी मोल ज़्यादा होंगी, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगी, सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, और सॉल्युबिलिटी के क्या हो जाएगी, फिर ये हेनरी स्थिरांक क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, विलेयता जो है वो हेनरी स्थिरांक के क्या होती है, अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। ओके, एक बार फिर समझो, किसी गैस की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी द्रव विलायक में घुली होगी उसकी मोल भिन्न ज़्यादा होंगी, मोल भिन्न ज़्यादा होंगी तो उसकी विलेयता भी ज़्यादा होगी। लेकिन विलेयता ज़्यादा होने पर ये हेनरी स्थिरांक का मान कम होता है, तो हेनरी स्थिरांक विलेयता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी स्थिरांक का मान विलेयता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलेयता और हेनरी स्थिरांक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, किसी गैस का हेनरी स्थिरांक का मान यदि ज़्यादा है तो उसकी गैस की विलेयता कम होगी, विलेयता क्या होगी, कम होगी। अगर किसी गैस का हेनरी स्थिरांक कम है तो उस गैस की विलेयता ज़्यादा होगी। ओके, तो इस तरह से ये रिलेटेड होता है एक दूसरे से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हेनरी स्थिरांक की ताप पर क्या निर्भरता होती है, हेनरी स्थिरांक की ताप पर निर्भरता। ध्यान रखें, हेनरी स्थिरांक ताप के समानुपाती होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है ताप, यानी ताप का मतलब टेम्परेचर। हेनरी स्थिरांक टेम्परेचर से बढ़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपटीशन में ये बहुत पूछा जाता है। हेनरी स्थिरांक KH किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। T मीन्स यहाँ टेम्परेचर, T का मतलब टेम्परेचर, तापमान के ये हेनरी स्थिरांक क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा। ओके, तापमान बढ़ेगा, ओके, तो हेनरी स्थिरांक क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो हेनरी स्थिरांक ज़्यादा होगा। ध्यान रखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, इनकी जल विलायक में विलेयता कब बढ़ेगी कब घटेगी। अगर
हेनरी स्थिरांक का मान देखेंगे कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। और तापमान देखेंगे, अगर तापमान के अनुसार देखेंगे तो तापमान का मान है कम होगा, ताप कम होगा, KH कम होगा, KH क्या होगा, कम, ताप कम होगा, KH कम होगा, ठीक है, क्योंकि तापमान के समानुपाती है। और KH कम होगा तो क्या होगा, विलेयता ज़्यादा होगी, विलेयता ज़्यादा होगी। समझ में आया? एक बार फिर समझें, तापमान कम होगा तो KH का मान कम होगा, और KH और विलेयता क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। सॉल्युबिलिटी एंड KH हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, ओके। तो टेम्परेचर कम तो KH कम, लेकिन विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। तो ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो जलीय ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, एक्वेटिक पोलर जो कंट्रीज होती हैं, उनमें जो एनिमल्स होते हैं, उस एक्वेटिक लिविंग बीइंग होते हैं, वो उसमें अच्छी तरह से रेस्पिरेशन क्यों कर पाते हैं? उसका मुख्य कारण, मेन रीजन ये है कि एक्वेटिक जो लिविंग बीइंग है वो वहाँ टेम्परेचर डाउन होने से, टेम्परेचर कम होने से KH का मान कम होता है, और KH का मान कम होने से ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन गैस की विलेयता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की विलेयता, O2 गैस की विलेयता ज़्यादा होती है। O2 गैस की विलेयता ज़्यादा घुली होने से जो ठंडे ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ की बर्फ में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा घुली होती है, क्योंकि तापमान कम होगा तो KH हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा, और हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा तो उस ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता ज़्यादा होगी, जिससे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा घुली होगी। इसलिए जलीय ध्रुवीय प्रदेशों में जो जीव जंतु रहते हैं उस बर्फ में, ठंडे जलीय वातावरण में अच्छी तरह से मस्त रहते हैं, श्वसन करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भरपूर मिलती रहती है, क्योंकि उस ऑक्सीजन की उस ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में ज़्यादा विलेयता घुली होती है, तो जिससे गलफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन अच्छी तरह से कर पाते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन में, तो ध्यान रखें। हेनरी स्थिरांक KH तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा, जिससे गैस की विलेयता घटेगी, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की जो लिमिटेशन है वो क्या है? ये हेनरीज लॉ ये कहता है कि कोई भी गैस बाहर से डिजॉल्व की जाए तो उस गैस को उस द्रव विलायक में क्या नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डिजॉल्व आइदर एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो बाहर से गैस घोली जा रही है वो उस द्रव विलायक में घोलते समय अपनी भौतिक अवस्था नहीं बदले, तब तो हेनरी का नियम लागू होगा। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक है। और फिजिकल स्टेट कब चेंज नहीं करेगी? जब दाब उच्च नहीं होगा, क्योंकि दाब उच्च लेंगे तो हाई प्रेशर पर वो गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, तो वो फिर फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था बदल लेगी, ठीक है। तो दाब उच्च नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तापमान अगर कम करेंगे तो भी वो गैस जम जाएगी, कहने का मतलब वो द्रव में बदल जाएगी, तो फिर भौतिक अवस्था, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये तापमान कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? उस जो गैस है द्रव विलायक में घोली जा रही है वो ना तो संगुणित हो, ना वियोजित हो, और ना आयनित हो, ठीक है। अगर वह संगुणित, वियोजित, आयनित हो जाएगी तो फिर वो गैस गैस नहीं रहेगी, वो अपनी केमिकल स्टेट चेंज कर लेगी, रासायनिक अवस्था बदल लेगी, तो भी ये हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है? गैस की अमाउंट कम घुली होनी चाहिए द्रव विलायक में, यानी
जो विलयन बनेगा वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तो इसकी 4 लिमिटेशन है। हेनरी नियम्स की क्या है 4 लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, उच्च दाब नहीं होना चाहिए, उच्च दाब, हाई प्रेशर शुड नॉट बी अलाउड, उच्च दाब नहीं होना चाहिए, उच्च दाब नहीं होना चाहिए। अगर उच्च दाब हो गया तो वो गैस संपीड़ित होकर के द्रव में बदल जाएगी, भौतिक अवस्था बदल जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो उच्च दाब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही निम्न ताप नहीं होना चाहिए, निम्न ताप, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर तापमान कम हुआ तो भी गैस जम जाएगी, कहने का मतलब फ्रीज हो जाएगी और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिजिकल स्टेट उसकी भौतिक अवस्था बदल जाएगी। इसलिए तापमान भी क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तापमान बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, घोली गई गैस द्रव विलायक में लिक्विड सॉल्वेंट में, द्रव विलायक में ना तो वियोजित हो, क्या नहीं हो, ना तो वियोजित हो, वियोजित का मतलब डिसोसिएट, मतलब उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, ना तो वियोजित हो और ना ही क्या हो, ना ही संगुणित हो। संगुणित का मतलब एसोसिएट, ना तो संगुणित हो और ना ही आयनित हो। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब घोली गई गैस जो बाहर से डिजॉल्व गैस है वो डिसोसिएट, एसोसिएट, आयनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसे हो जाएगी तो वो गैस नहीं रहेगी, अपनी रासायनिक अवस्था, केमिकल स्टेट बदल लेगी, तो ऐसी स्थिति में हेनरीज लॉ लागू नहीं होगा। 4 इसकी लिमिटेशन है, गैस कम घुली हो, गैस कम घुली हो तथा तनु विलयन हो। कैसा विलयन हो, तथा तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेस अमाउंट में गैस डिजॉल्व हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। कौन सा विलयन होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तो ये इसकी 4 लिमिटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हेनरीज लॉ की 4 लिमिटेशन है, ये आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब बात हम करते हैं कि हेनरीज जो लॉ है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं। चारों जो लिमिटेशन है आपको समझ में आ गई होंगी। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग ये है, ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, उनमें उच्च दाब पर CO2 गैस को घोला जाता है जिससे उनकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग क्या है, ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पेय पदार्थ व सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उसे बोतल में उच्च दाब पर बंद करते हैं। ठीक है, उच्च दाब पर वो CO2 गैस उसमें डिजॉल्व हो जाती है और इस तरह से ठंडे पेय पदार्थ और सोडा वाटर है वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये इसका पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, हालांकि जब वो हैं जो
ढक्कन है उसका कोल्ड ड्रिंक्स का खुलेगा तो CO2 गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ठंडे पेय पदार्थों व सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उसे बोतल में उच्च दाब पर बंद करते हैं। तो पहला ये है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर स्क्यूबा डाइवर्स, समुद्री जो गोताखोर होते हैं अर्थात समुद्र मैराइन के अंदर जो डुबकी लगाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब अंदर चले जाते हैं तो वायुमंडलीय जो गैसें हैं वो शोषण करते हैं सामान्य कंडीशन में। जैसे किसी पाइपलाइन को वो लगा कर ले जाते हैं नाक में, तो उससे शोषण करते हैं समुद्री गोताखोर यदि, तो क्या होता है, वायुमंडलीय गैसें उच्च दाब पर समुद्र की गहराई में जाते जाते अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो जाती हैं। जब वह समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है तो उच्च दाब पर वो गैस विलय हो जाती हैं, लेकिन जब समुद्र की गहराई में से वो बाहर आता है, सरफेस की ओर आता है, तो प्रेशर कम होने से क्या होता है, श्वसन के साथ नाइट्रोजन गैस के खून के बुलबुले, बबल्स ऑफ ब्लड विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के खून के बुलबुले बाहर निकलते हैं। क्योंकि जब बाहर की ओर आता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का वो मतलब प्रेशर है समुद्र का पानी का कम होता है, और बाहर आने से वो नाइट्रोजन गैस के बुलबुले खून के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में क्या उत्पन्न होता है, मरोड़ उत्पन्न होती है, मरोड़ या ऐंठन उत्पन्न होती है। क्या होती है, मरोड़ या ऐंठन, इसको कहते हैं बेंड्स। क्या कहते हैं, बेंड्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, टू अवॉइड बेंड्स प्रॉब्लम, हीलियम युक्त ऑक्सीजन का श्वसन घोल प्रयुक्त करते हैं। किसका, हीलियम युक्त O2 गैस व N2 गैस का घोल प्रयुक्त करते हैं, का घोल प्रयुक्त करते हैं। ये घोल सॉल्यूशन क्यों प्रयुक्त करते हैं, इसका ये विलेयता है वो थोड़ी शरीर में कम होती है। तो जब समुद्र की गहराई में वो जाएगा मनुष्य, ह्यूमन, फिर समुद्र की गहराई में से वापस आएगा तो इसकी विलेयता इतनी ज़्यादा शरीर में नहीं हो पाती, जिससे आसानी से ईजिली श्वसन कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। ये जो घोल है इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। हीलियम, नाइट्रोजन, O2 गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, O2 गैस, इस तीनों का जो कंपोजिशन है वो क्या है, 117% यानी 11.7% प्लस 562 56.2% प्लस 321 32.1%। इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो 100 बैठेगा। कितना बैठेगा, 100। ध्यान रखें, इसको याद करने का ये तरीका है, हीलियम को हम हे और नाइट्रोजन को न और ऑक्सीजन को ओ, हे नो। क्या इसकी ट्रिक्स है, हे नो, हे नो यानी हेनो। इसको कैसे ट्रिक्स से याद करेंगे, हेनो 117 562 321, हेनो 117 562 321 मोबाइल नंबर की तरह से इसको याद करेंगे। किससे मोबाइल नंबर किया है आपने, हेनो से। हेनो, हे का मतलब हीलियम, ना का मतलब नाइट्रोजन और ओ का मतलब ऑक्सीजन। 117 562 321 सब में दशमलव पॉइंट एक एक संख्या से पहले लगेगा। ठीक है, 7 से पहले पॉइंट लगेगा, 2 से पहले पॉइंट लगेगा, 1 से पहले पॉइंट लगेगा। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। 11.7%, 56.2% और तीसरा है 32.1%। इतनी परसेंटेज में हम हीलियम युक्त ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का घोल उस समुद्री गोताखोर को दे देते हैं। वो टैंक ले जाता है अपनी गर्दन पर रख करके और उसको अच्छी तरह से शोषण करता है, और जब समुद्र की गहराई में पहुंचने के बाद समुद्र की सरफेस की ओर आता है, बाहर की ओर आता है, तो इनकी विलेयता शरीर में इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे शरीर में ऐंठन जो वेंट्स हैं वो अराइज नहीं होते और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले खून के साथ नहीं निकल पाते। तो इसलिए वो समुद्री गोताखोर हीलियम युक्त ऑक्सीजन गैस का घोल
प्रयुक्त करते हैं। तो ध्यान रखें। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि क्या कारण है समुद्री गोताखोर हीलियम युक्त ऑक्सीजन गैस का घोल प्रयुक्त करते हैं। तो उसका सफिशिएंट आंसर क्या है, क्योंकि हीलियम युक्त ऑक्सीजन गैस का जो घोल प्रयुक्त करता है समुद्री गोताखोर, उसकी विलेयता शरीर में इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जैसे समुद्र की गहराई से जब वापस समुद्र की सरफेस की ओर आता है, सतह की ओर आता है, तो नाइट्रोजन गैस के खून के बुलबुले उसके साथ नहीं निकल पाते, श्वसन के साथ नहीं निकल पाते, इसलिए वो अच्छी तरह से श्वसन कर पाता है। ओके। तीसरी इसकी क्या है एप्लीकेशंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी एप्लीकेशन, जो क्लाइंबर्स हैं, ऊंचे शिखरों पर जो रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, उच्च शिखरों पर जो रहने वाले क्लाइंबर्स हैं, उच्च शिखरों पर रहने वाले जो क्लाइंबर्स हैं, उच्च शिखरों पर रहने वाले लोग, इनको हम क्या कह सकते हैं, क्लाइंबर्स। क्या कह सकते हैं, क्लाइंबर्स। इनमें ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कम हो पाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, उच्च शिखरों पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, जिससे उनका आंशिक दाब ऑक्सीजन गैस का शरीर में कम प्रवेश कर पाता है। जो धरातल है, बॉटम सरफेस है, उसकी कंपेयर ऑक्सीजन गैस उच्च शिखरों पर रहने वाले लोगों में आंशिक दाब कम होने से कम सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन शरीर के अंदर, जिससे उनमें सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर तथा और भी जो माइंड की है प्रॉब्लम, वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो पाती। कहने का मतलब है सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को एनोक्सिया। तो ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा एप्लीकेशन ये है। तो आज के लिए ये मैंने जो आपको बताया, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ें। ओके। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करना।